दोस्तों, अब की बार 400 पार, ये नारा आपने सुना होगा। 2024 के चुनाव के दरमियान ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ नारा था। अब की बार 400 पार। इस नारे से 2024 के चुनाव से और अभी का जो वर्तमान में अमेरिका में जो चुनाव हुआ उसमें क्या नाता है, क्या रिलेशन है, और जो 400 पार का नारा दिया था वो वाकई में 400 पार आए कि नहीं, ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, अब की बार 400 पार, ये नारा आपने सुना होगा। 2024 के चुनाव के दरमियान ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ नारा था। अब की बार 400 पार। इस नारे से 2024 के चुनाव से और अभी का जो वर्तमान में अमेरिका में जो चुनाव हुआ उसमें क्या नाता है, क्या रिलेशन है, और जो 400 पार का नारा दिया था वो वाकई में 400 पार आए कि नहीं, ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। आज उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब की बार 400 पार, ये जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, वाकई में 400 पार आए क्या? आपके नज़र में आंकड़ों के हिसाब से 400 पार नहीं है, 240 है। तो मैं आंकड़े के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब ये नारा उठाया था और उसके ऊपर बात की थी, अब की बार 400 पार, पक्का 400 पार होने वाला है, और उसके मद्देनज़र मैंने ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी मैंने बोला था कि अब की बार 400 पार, मगर मेरा नज़रिया अलग था। आंकड़ों के हिसाब से मैंने बोला नहीं था। भले वो आंकड़ों के हिसाब से भी आ सकता है, और दूसरा भी नज़रिया मैंने उसका बोला था। आपको पता होगा तो देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। वो जो मेरे पुराने वीडियो है उसमें मैंने जिक्र किया था कि अब की बार 400 पार, आंकड़ों के हिसाब से 400 पार आंकड़ा नहीं है, मगर स्थिति और परिस्थिति के अनुसार 400 पार वाकई में है। वे उसमें आप 400 पर कितना आंकड़ा लगाना चाहते हो उतना आप लगा सकते हो। ऐसा मैंने क्यों कहा? हाल फिलहाल में जो अभी अमेरिका का चुनाव संपन्न हुआ और उस चुनाव का जो रिजल्ट आया, निकाल लगा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बनने जा रहे। जनवरी में उनका वो शपथ ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति पद की। मगर आज के तारीख में वर्तमान में वो राष्ट्रपति का पद उन्हें पा लिया है, उस हिसाब से उन्होंने बहुमत पा लिया है। अभी सिर्फ संविधान के अनुसार उनको शपथ लेनी है, इतनी ही चीज़ बाकी है। दोस्तों, ये सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने जाएंगे अब की बार 400 पार, और उसके बाद जो भी घटनाएं घटित हो रही है, और अमेरिका का चुनाव आज के दरमियान का, इस सब को हम लोग एक दौरे में फिरौने की कोशिश करेंगे। मोती के तरह हम लोग फिरौने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वाकई में मोदी जी ने अब की बार 400 पार का नारा का मतलब समझाया है। वो क्या चाहते थे, वो क्या समझाना चाहते थे। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, उसके बाद भूचाल उठा था। क्या भूचाल उठा था? जो विरोधी है वो भयक्रांत हुए थे, वो डर गए थे। वाकई में जो हवा चल रही है उसके हिसाब से वोटिंग होती है, मतदान होता है, तो वाकई में नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार 400 पार हो जाएंगे। मगर दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का जो एक नज़रिया है ना, देखने का जो तरीका है, वो कुछ अलग ही होता है।
कुछ अलग होता है। हम लोग जब सोचते हैं, आम आदमी सोचता है या विरोधक सोचते हैं, उसके उलट ही हो जाता है। हम लोग सोचते हैं भाई ये होगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये मंत्री बनेगा, निर्णय लेते वक्त ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ नहीं होने वाली है, ऐसे सोचते बैठे हैं सोचने वाले लोग। मगर मैंने जितना भी नरेंद्र मोदी जी को समझा है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने उस समय में भी जो बात की थी, मेरा मैंने जो वक्तव्य किया था वो नरेंद्र मोदी के को मद्देनज़र रख के ही मैंने वक्तव्य किया था कि उनका जो कहने का मतलब है उसके पीछे कुछ एक रणनीति है। अभी रणनीति क्या है वो समझना जरूरी है। उसी दरमियान चुनाव के दरमियान, तो चुनाव के पहले भी राहुल गांधी एक मुद्दा उठा रहे थे, हिंदुओं के जातिगत जनगणना के बारे में। हिंदुओं को जातिगत जनगणना के बारे में मुद्दा उठा रहे थे, यानी सीधी तरह उनको हिंदुओं को दो फाड़ करना था, विभाजित करना था। यही संकेत वो देने की कोशिश कर रहे थे और उसमें वो सफल भी हो गए। और दूसरा क्या, जो विरोधक है उन्होंने क्या आवाज़ उठाया था, क्या डर बिठाया था कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। उसका असर भी पता चल रहा था। नरेंद्र मोदी जी को भी ये बात पता चली होगी, क्योंकि मैंने जब जमीन के ऊपर काम किया था उस दरमियान जो भी मैंने कयास लगाए थे, जो भी मेरा सर्वे था, मैं खुद का सर्वे की बात कर रहा हूँ। जब मैं बातें कर रहा था लोगों के साथ, मतदाताओं के साथ, तब एक बात पता चल रही थी कि उनके दिल में कहीं कहीं संविधान के बारे में और लोकतंत्र के बारे में एक प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। 400 पार का नारा दिया है, वाकई में 400 पार होते हैं और नरेंद्र मोदी जी संविधान बदल देते हैं, रद्द करते हैं, तो क्या होगा? ये डर था कई लोगों के दिल में और उसका असर भी देखने को मिला हमें जब चुनाव का नतीजा आया तब। दोस्तों, अभी जो अमेरिका का चुनाव का जो नतीजा आया है उसको हम लोग मद्देनज़र रखते हैं और भारत का अपने देश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, उसको भी हम लोग मद्देनज़र रखते हैं। तो आपको एक समान धागा मिल जाएगा, एक समानता मिल जाएगी। एक तो क्या हुआ, वो डर के वजह से नरेंद्र मोदी जी को मालूम था कि वाकई में कुछ नहीं कुछ तो होने वाला है, मगर उनको इतना नहीं लगा था कि 240 तक हम लोग रुक सकते हैं। उनको इतना लगा था कि हम लोग 300 के आसपास आ सकते हैं। यानी मेरी तो वही सोच थी कि लगभग 300 के आसपास आ सकते हैं। आने की गुंजाइश है, 400 पार भी हो सकता है, मगर 300 की आसपास वो हो नहीं सका। मगर जो उन्होंने 400 पार का जो नारा लगाया था, वाकई में आंकड़ों में नहीं मगर कार्यों में दिखाई दे रहा है। कार्यों में अभी क्या है कार्य, एक तो क्या है, 400 पार के आंकड़ा आ जाता तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनके दिमाग में हवा घुस जाती और ये नरेंद्र मोदी जी को भी पक्का मालूम था कि 2 बार हम लोग चुन के आए, तीसरी बार आते हैं और 400 पार होते हैं तो नेतागण हैं, यानी अमित शाह को छोड़ के चंद, यानी योगी आदित्यनाथ को छोड़ के, ऐसे चंद जो है, चंद नेताओं को छोड़ के बाकी के नेताओं के दिमाग में हवा घुस सकती है 400 पार आने के बाद, और वो दिक्कत हो सकती है और वो नरेंद्र मोदी जी को दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि फिर वो अनर्गलर बयानें देते, वो अनर्गलर बयानें भी देते और उससे मुसीबत खड़ी हो जाती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और देश में, हमारे देश में गृह युद्ध छिड़ जाता। ये भली बात ही जानते थे नरेंद्र मोदी जी,
इसलिए उनके दिमाग में, भले उनके मुंह से 400 पार था, मगर उनके दिमाग में 300 के आसपास, एक एक 300 के आसपास, यानी 310 या 290, 299 ऐसा, यानी 300 के आसपास, मगर 240 तक ही रुके। मगर उसका भी फायदा हुआ है। एक क्या हुआ कि जो ईवीएम का जो बहाना बनाया जा रहा था, ईवीएम का, ईवीएम के वजह से नरेंद्र मोदी जी मोदी जी जीत रहे, ये बहाना उनका खत्म हो गया। निवडणूक, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते थे, पक्षपाती धोरण के चुनाव आयोग पक्षपाती धोरण अपना रहा है, ये जो उनका एक इल्ज़ाम था, वो अभी ख़त्म हो गया। देखिए क्या क्या ख़त्म हुआ। दूसरी बात है कि हम लोग मोदी को झुका सकते, रुका सकते, मिटा भी सकते, ऐसा उनको लगने लगा। विरोधी जो है, उनके दिल में एक जोश आ गया और दिमाग में हवा घुस गई, इसलिए वो गाफिल भी हो गए, उस हवा में वो उड़ने लगे थे। यही फायदा नरेंद्र मोदी जी ने भी उठाया और एक एक वो अभी निर्णय लेना वो शुरू कर रहे हैं दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता। एक कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो विरोधक है, उनके जो दिमाग में हवा घुसी थी, वो उड़ने लगे थे हवा में, उसकी वजह से चुनाव आयोग के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो ख़त्म हो गया। ईवीएम मशीन का मसला ख़त्म हो गया। हिंदू मुसलमान का मसला ख़त्म हो गया। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो मुसलमानों को भागना पड़ेगा, एक खतरा जो दिल में था मुसलमानों के, वो भी निकल गया। खटाखट जो पैसे देने वाले थे राहुल गांधी, वो भी झूठ साबित हो गया। यानी जितना भी विरोधों को गिराना था, उतना विरोधक गिरते गए और सच्चाई सामने आती गई। यही है 400 पार। दोस्तों समझ जाइए, 400 पार क्या है? आपकी उपलब्धि, नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि। हरियाणा का चुनाव हुआ, उसमें जनता ने दिखा दिया, आपने जो नैरेटिव सेट किया था, झूठा नैरेटिव, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया और हरियाणा के जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिए। यानी इसके पहले जो बहुमत आया था उनको 2 बार, उससे भी बढ़कर बहुमत मिल गया। और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? वो है जम्मू कश्मीर का चुनाव। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, उसमें हिंदू भी एक साथ आ गए। ध्यान में लीजिए दोस्तों, हिंदू एक साथ आ गए। और जो उसी दरमियान, हरियाणा के चुनाव के दरमियान और बांग्लादेश का जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उस दरमियान हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होने लगे बांग्लादेश में, उस दरमियान योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, उसका भी असर पूरे देश में हुआ। हरियाणा में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ। और दूसरी चीज़ है, जो सेपरेटिस्ट है जम्मू कश्मीर के, उनका सफाया होना लगभग तय हो गया। उन्होंने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए थे सेपरेटिस्ट ने, 2 पार्टियां थी वहाँ की, अभी नाम मैं उनका भूल गया हूँ, तो उनके डिपॉजिट भी जब्त हुए। जो सेपरेटिस्ट थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, सिर्फ 3 सेपरेटिस्ट चुन के आए हुए, बाकी सब लोगों की जमानत जब्त हो गई है। यानी चुनाव ने क्या दिखाया? जम्मू कश्मीर में जो निर्णय लिया गया था 370 हटाने का, 35A हटाने का, उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है। और इसका असर देखने को मिला। क्या असर था? कि वहाँ की जनता अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। भले भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में, घाटी में अपने प्रत्याशी चुन के
लाने को ला नहीं सके हो, वहाँ पे उनकी हार हुई है। मगर वोट प्रतिशत वहाँ पे उनका भी बढ़ा हुआ है, वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ है। कश्मीर घाटी में भी बढ़ा है, जम्मू जम्मू में तो बढ़ा ही हुआ है। यानी पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वोट प्रतिशत के नज़र से हम लोग देखने जाएंगे, हम लोग तोल मोल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की पार्टी है। दोस्तों समझ जाइए, इसका मतलब क्या हुआ? ये है 400 पार की उपलब्धि, हरियाणा की जीत 400 पार की उपलब्धि, ईवीएम का रोना बंद होना 400 पार की उपलब्धि। दोस्तों समझे? चुनाव आयोग के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे वो बंद होना, और चुनाव आयोग को भी मान्यता देना कि चुनाव आयोग ने सही काम किया करके, वो भी 400 पार की उपलब्धि है। दोस्तों समझ जाइए, और एक उपलब्धि है 400 पार की। अभी ये तो राष्ट्रीय हो गए, हिंदुस्तान भारतीय हो गए, काफ़ी कुछ है, गिनने जाएंगे तो काफ़ी कुछ है। अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, सरकार पलट गई, शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई, और गिराने वाला कौन था? अमेरिका था, जो बाइडन था, बराक ओबामा था। दोस्तों मगर वहाँ पे क्या हुआ? एक खेला खेल गया, शेख हसीना ने खेला कर दिया। उन्होंने क्या किया? जब वहाँ से वो भागी, बिना इस्तीफा दिए हुए वो वहाँ से भागी हुई है, वहाँ से वो निकल गई, और शरण कहाँ के आई? वो भारत में आई शरण, वो भारत में शरणागति उन्होंने लिया है। तो भारत का उसमें हस्तक्षेप है, ये इसका एक उदाहरण है। या ऐसा ही नहीं कि शेख हसीना को एक स्वप्न गिरा, ख्वाब गिरा और वो वहाँ से भागी बिना इस्तीफा दिया। एक रणनीति है दोस्तों, सोची समझी रणनीति। उस बवाल में वो भागी, वहाँ से निकली, और वहाँ से वो पहुँची कहाँ पे? भारत में पहुँची। शरणागति कहाँ पे उन्होंने ली? भारत में ली। तो इसके पीछे रॉ का भी हाथ है, भारत के खुफिया एजेंसी का भी हाथ है। अमेरिका कर सकती है तो भारत भी कर सकती है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, भारत का हाथ है अमेरिका के चुनाव में। अमेरिका का चुनाव भारत ने भी प्रभावित किया हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अमेरिका में करवा सकते हैं तो बांग्लादेश में भी भारत प्रभाव अपना दिखा सकता है। और वही एक काम किया था जब वो शेख हसीना वहाँ से भागी, तो बिना इस्तीफा दिए हुए वहाँ से भागी। आज के तारीख में वो संविधान के अनुसार, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार वो आज के तारीख में भी वहाँ की मुखिया है, वहाँ भी पंतप्रधान है बांग्लादेश के संविधान के अनुसार। और वैसा उसका ही फ़ायदा उठा के आज के तारीख में उनको पार्टी ने एक बयान जारी किया है, शेख हसीना ने एक बयान जारी किया है, ट्रम्प का उन्होंने हार्दिक स्वागत किया है, उनको बधाई दी है। और उस लेटर में उन्होंने क्या बताया है कि बांग्लादेश की पंतप्रधान आपको बधाई दे रही है। इसका मतलब शेख तो यूनिस है, उनकी जो सरकार है वो गैर कानूनी है। अब की बार 400 पार। दोस्तों समझे क्या? ये है भारत की उपलब्धि, ये है भारत की उपलब्धि। दोस्तों हाल फिलहाल में कनाडा में हिंदुओं के मंदिर के ऊपर खालिस्तानी लोगों ने हमला किया था, और हिंदू एक इकट्ठा हो गए थे, एक साथ हो गए थे, और वहाँ पे भी नारा लगा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो भारत में जो बयान दिए जा रहे, भारत सरकार जो भी निर्णय ले रहा है, उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हो रहा है। और वैसे ही ट्रम्प तात्या, उन्होंने भी भगवा पहन के प्रचार किया था अमेरिका में, हिंदुओं को साधने के लिए, हिंदुओं का मत साधने के लिए। और उस वक्त उन्होंने हिंदुओं के बारे में अच्छी खासी बढ़िया बातें की थी।
और उन्होंने एक बयान भी दिया था बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में, कि बांग्लादेश में जो भी गैर मुसलमानों के साथ हो रहा है वो उनको अमान्य है, उनकी वो निर्भत्सना करती है, प्रस्तावना उसका वो विरोध करती है, और वो रेडिकल मुस्लिमों का वो विरोध करते हैं, यानी कट्टर मुसलमानों का वो विरोध करते हैं। और उन्होंने एक बयान दिया हुआ है कि मैं चुन के आऊँगा, तो ऐसे कट्टर मुसलमानों को मेरे देश में, अमेरिका में कोई जगह नहीं है, और मेरे देश की मैं सीमा सील कर दूंगा। ऐसे लोगों को मेरे देश में कोई रास्ता नहीं है। इसके उलट हिंदुओं का उन्होंने स्वागत किया है। हिंदू आ सकते हैं, खुलेआम आ सकते हैं, उनको कुछ पाबंदी नहीं है। ये है 400 पार की उपलब्धि। मैं गिनाने की कोशिश कर रहा था उस समय, समझाने की कोशिश कर रहा था, वो आज के तारीख में मैं वो समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने बोला था अब की बार 400 पार कैसे आए हुए हैं, उसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या असलियत है, क्या आंकड़ा है। यह आंकड़ा मैंने आपको अभी सामने गिनाया, 400 का आंकड़ा नहीं, उपलब्धि गिनाई। दोस्तों, वैसे भारत में जब चुनाव हुआ और 240 के तक ही भारतीय जनता पार्टी रुकी, तब कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो घटक दल है, उनके साथ साथी दल है, उनको लगा था कि हम लोग नीतीश कुमार को बरगा लाएंगे, अपने नायडू को बरगा लाएंगे, उनके दिल में हम लोग खटास पैदा करेंगे, जहर डालेंगे और ये मोदी सरकार गिराएंगे। दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी जी को पहले से पता था कि कुछ नहीं कुछ तो होने वाला है, भले तीसरी बार मैं सरकार बना सकता हूँ, मगर कुछ नहीं कुछ दिक्कतें आएगी। इसलिए उन्होंने एक उपलब्धि बना के रखी। क्या उपलब्धि थी? कि उन्होंने नीतीश कुमार को अपने साथ ले लिया था। समझ गए दोस्तों? और उसके साथ चंद्रबाबू नायडू की भी उन्होंने साथ में ले लिया। आंध्र प्रदेश और बिहार उन्होंने साधा था। और उससे बड़ी बात है कि पवन कल्याण जो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, वो तो मोदी के मुरीद है। वो काफ़ी बढ़िया तरीके से मोदी को मानते हैं। इसलिए मोदी ने भी कहा था कि पवन नहीं है, ये आंधी है, ये पवन नहीं है, आंधी है। दोस्तों, ये है उपलब्धि। उन्होंने पुराने दोस्त जो बिछड़ गए थे उनको एक बार दोबारा उन्होंने साधा है, और इस तरह से साधा है कि दोबारा उनकी दोस्ती टूट नहीं सकती, कितना भी कोई कुछ भी करे। इसलिए आज के तारीख में आंध्र प्रदेश में हिंदुओं के बारे में बातें होने लगी है। पवन कल्याण तो मुखर तरीके से बात कर रहा है, बिना लाग लपेट वो हिंदुओं की साइड सामने रख रहा है। हिंदुओं के बारे में मुखर तरीके से वो अपनी बातें सामने रख रहे हैं। मगर चंद्रबाबू नायडू भी कम नहीं है। जब वहाँ का जो मंदिर है, उनके लाडू के बारे में, कौन सा मंदिर हो, मंदिर का नाम भूल गया मैं, तो वहाँ पे लड्डू जो प्रसाद था उसमें गौ मांस की चर्बी और मच्छी की चर्बी का तेल यूज किया गया था, ऐसा कहा गया था। ऐसी बातें आगे निकल आई थी जांच पड़ताल में। तिरुपति मंदिर, तो तिरुपति मंदिर में जो भी घपला हो रहा है, जो भी धांधली हो रही है, ये चीज़ किसने उठाई थी? चंद्रबाबू नायडू ने उठाई थी। यानी उन्होंने भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली हिंदुओं को मैं समर्थन दे रहा हूँ, हिंदुओं का समर्थन मैं ले रहा हूँ, हिंदुओं का समर्थन मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्होंने भी ये बातें दुनिया के सामने रखी है।
तो ये है उपलब्धि। अभी क्या हो रहा है, 400 पार, अब की बार 400 पार नहीं दोस्तों, बटोगे तो कटोगे। ये बयान देने के बाद जो महाराष्ट्र में भी चुनाव होने जा रहा है और झारखंड में चुनाव होने जा रहा है, उसके ऊपर भी असर गिर रहा है। जिन्होंने भी 2024 के दरमियान मोदी के ऊपर जो नाराज होके, गुस्सा नहीं होते, नाराज हुए थे, गुस्सा नहीं हुए थे, नाराज हो गए थे और उन्होंने मतदान किया नहीं था और मोदी के विरोध में उन्होंने मतदान किया था। कई लोगों ने मोदी के विरोध में मतदान किया था, नाराज होके, गुस्सा होके नहीं। और कई लोग शांति से बैठे थे, अब की बार तो 400 बार आने वाले तो क्यों जाए मतदान करने के लिए, आने वाले तो मोदी है, ये लोग है। और तीसरे पंक्ति के जो लोग हैं वो संभ्रमित हुए थे, उनकी दिशा भूल हुई थी कि मोदी आएंगे तो हमारा हक छीनेंगे, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये उनके दिमाग में खटास निर्माण हुई थी। वो अभी खटास भी खत्म हो गई, उनको भी पता चल गया ये सब झूठ था, ये झूठ का पुलिंदा था। ये नैरेटिव जो साधने की कोशिश की थी राहुल गांधी और टीम ने, वो उनको भी पता चला। दूसरे जो सोखे बैठे थे आएगा तो मोदी, घूमने को गए थे, वो भी अलर्ट हो गए अभी इस चुनाव के दरमियान महाराष्ट्र में तो। और तीसरे कौन थे, जो नाराज हो गए थे। अब ये तीन तरह के जो लोग हैं मोदी से थोड़े दूर गए थे, वो फिर एक बार मोदी के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। ये है 400 पार की उपलब्धि। दोस्तों समझ जाइए, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो झूठों की पर्दाफाश हुआ है, सबसे बड़ी उपलब्धि। इसके आगे चल के अभी झूठ बोलने के लिए उनके पास कुछ रहा ही नहीं है। 2014 से लेके 19 तक झूठ बोला, 19 से लेके 24 तक झूठ बोला, चुनाव के दरमियान भी झूठ बोले 24 के। अभी झूठ के लिए कुछ उनके पास, जो उन्होंने झूठ की घाघर भर के रखी थी, झूठ की घाघर जो भर के रखी थी वो अभी खाली हो गई। ये है 400 पार की उपलब्धि। दोस्तों आपको समझ में आया होगा क्या है। और जो अमेरिका में चुनाव हुआ है उसका जो रिजल्ट लगा है, वो 400 पार होने के बाद, इतना बात करने के बाद जो झूठ नैरेटिव साधने की कोशिश की गई भारत में, वो सच्चाई जब सामने आई दुनिया के सामने, तो दुनिया के लोगों के दिमाग में एक बात पता चली है कि हमें बकवास को जगह नहीं देनी है, हमको झूठों को जगह नहीं देनी है, हमको सजग रहना है, हमको चौकन्ना रहना है। और यही चौकन्नापन, यही सजगता अमेरिका में भी दिखाई दिया और वहाँ पे भी बटोगे तो कटोगे इस नारे का भी असर गिरा था। हिंदू एक साथ हो गए और मुसलमानों के दिल में भी इन षड्यंत्रिकारों के वजह से जो खटास निर्माण हुई थी, वो भी उन्होंने भी साथ नहीं दिया था। तो इसका असर क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप भारी बहुमत से जीत के आए हुए। फिर एक बार ट्रंप सरकार, फिर एक बार ट्रंप सरकार, मैं फिर एक बार आऊँगा, मैं फिर एक बार आऊँगा, और ट्रंप आ गए। दोस्तों ये है भारत की उपलब्धि, 400 पार की उपलब्धि। इसलिए मैंने क्या कहा था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारत की रणनीति का, भारत के सरकार के रणनीति का असर अमेरिका में भी पड़ा हुआ है। इसलिए अमेरिका का जो चुनाव था उसके ऊपर भारत का प्रभाव था, भारत का प्रभाव था, भारत का हस्तक्षेप था, वो अभी दुनिया के सामने आ चुका है। अब की बार 400 पार। और अभी एक देश एक चुनाव, एक देश एक संविधान, एक नागरिकता,
दोस्तों अभी यही होने जा रहा है, यही होने जा रहा है। अभी आगे आगे आपको पता चलेगा 400 पार का जो नारा था उसका असर उपलब्धि के हिसाब से दिखाई दे रहा है, आंकड़ों के हिसाब से नहीं, उपलब्धियाँ एक एक उपलब्धियाँ हम लोग गिनने की कोशिश कर रहे हैं। अब की बार 400 पार ये उपलब्धि, ऐसे 400 उपलब्धियाँ आपको सामने आती जाएगी। दोबारा एक बार बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि ये जो अभी यूनिस है हाल फिलहाल में जो बांग्लादेश का पंतप्रधान बन के बैठा हुआ है, उसकी अभी खटिया खड़ी होने वाली है। उसको अभी दुम दबा के भागना है, क्योंकि वो पहले तो वो ट्रम्प के विरोध में ही खड़े थे, अभी तो बकरा मिला हुआ है, वो हलाल हो ही जाएगा ट्रम्प के हाथों से। और दोबारा फिर क्या होगा, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होगा, शेख हसीना की सरकार, यानी वो आज के तारीख में भी संविधान पद पे है, तो सरकार आने की बात ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है, सरकार गई नहीं है, तो आने जाने का बात ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, सिर्फ जाके उनको अपनी सत्ता संभालनी है, और यही आपको दिखाई देगा। और जो कट्टरपंथी है, रेडिकल मुसलमान है वहाँ के बांग्लादेश की, उनकी अभी चिट्टी पिट्टी गुल होने वाली है। समझे आप दोस्तों, क्या उपलब्धि है भारत सरकार की अब की बार 400 पार। अभी आपको क्या लगता है, मैंने जो उपलब्धियाँ गिनाई 400 पार की, अभी काफ़ी कुछ अब उपलब्धियाँ आपके सामने आने वाली है, मगर जो भी मैंने गिनाई है 400 तक की, तो आपको समझ में आई होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो भी आने जा रहा है, ये भी एक उपलब्धि है दोस्तों। एक एक उपलब्धि आपके सामने आती जाएगी और उसको रास्ता मिलता जाएगा। भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है अब की बार 400 पार। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके विचार से क्या है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे वीडियो प्लीज़ कृपा करके वीडियो लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी डालिए। बिना सोचे समझे आगे मत बढ़िए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी डालिए, तो मुझे पता चलेगा कि आप सिर्फ देख नहीं रहे हो, आप उसको मेरे वीडियो का स्वागत भी कर रहे हो, आपको मेरे वीडियो सही लग रहे, जो मेरा विश्लेषण है, राजकीय विश्लेषण है, वो आपको सही लग रहा है। आपको नहीं लगा होगा तो आप डिसलाइक कर सकते हो, मगर कुछ तो कीजिए, डिसलाइक कीजिए या लाइक कीजिए, और आपकी कमेंट्स लिखिए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए। आप तो जनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। वास्तव और बोलू गायत्री श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।